अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शासिब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सिंध और पंजाब में अवाम शिकायत कर रहे हैं, कहीं गैस नहीं है, जहां गैस है वहां पर प्रेशर नहीं है। अहम बात यह है कि इस बहरान से पहले ही निशानदेही की जा रही थी कि हुकूमत अहम फैसले लेने में ताखीर कर रही है। एलएनजी की खरीदारी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब यह मामला विफाक और सिंध के दरमियान एक नया तनाज़ा बन चुका है, जिसमें सिंध और विफाक दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिखा, जिसमें शिकायत की गई कि सिंध जितनी गैस पैदा कर रहा है और आइन की रूह से जितना सिंध का हक है उतना उसे नहीं मिल रहा, बल्कि सिंध को कम गैस दी जा रही है और इसका हिस्सा सुई नॉर्दर्न को दिया जा रहा है। इस खत पर गुज़श्ता रोज विफाक की जानिब से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नदीम बाबर ने तवील जवाब दिया। जून 2020 में एक्चुअल प्रोडक्शन गैस की, सेलेबल गैस की सिंध की 2025 थी। उसमें से 1500 सिंध के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है। 163 मिलियन क्यूबिक फीट ऐसी थी जो सुई नॉर्दर्न को एलोकेट हुई थी, लेकिन उस 463 में से भी 202 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐसी थी जो वापस सुई नॉर्दर्न सिंध में ही दे रहा था। आज नंबर इससे भी थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन पे है। चीफ मिनिस्टर ये लिखते हैं कि जी सिंध 2500 से 2600 प्रोड्यूस करता है और उसको सिर्फ 1000 मिलती है। लेकिन ये कहने के बाद वो कहते हैं कि जी अगर आप पावर प्लांट्स या फर्टिलाइजर्स जो सिंध में मौजूद हैं उनको अगर फेडरल गवर्नमेंट गैस दे रही है तो हम एज सिंध उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, जहां से भी गैस निकलती है, अगर सिंध से निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली सुई सदर्न को एलोकेट होती है, वो सुई नॉर्दर्न को नहीं होती। ये हमने पिछले 2.5 साल से ये प्रोसेस बना दिया हुआ है। असल में वो कहना ये चाहते हैं कि जी गैस के मामले में तो हम सारी गैस खुद इस्तेमाल करेंगे और हम एलएनजी नहीं लेना चाहते, क्योंकि एलएनजी की कीमत ज्यादा है। यहां दो अहम सवालात उठ रहे हैं। नदीम बाबर ने जून के आदाद शुमार तो बताए, लेकिन आज के हकायक क्या हैं? दूसरा सवाल जो नदीम बाबर ने उठाया वो एलएनजी के हवाले से था कि सिंध हुकूमत एलएनजी लेना नहीं चाहती। इस सवाल का जवाब आज सिंध हुकूमत की जानिब से मुर्तजा वहाब ने दिया, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि विफाक महंगी एलएनजी फराहम करना चाहता है, जिस पर सनतकारों को एतराज है। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी एक अपील की। वो क्या थी, खुद ही सुन लीजिए। सूबा सिंध के अंदर 2400 से 2500 MMCFD गैस पैदा होती है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट चाहे सनती हो, घरेलू हो, ट्रांसपोर्ट की हो, वो 1400 से 1500 MMCFD है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गैस हमको SSGC सप्लाई करी है वो 800 से 900 MMCFD है। नदीम बाबर साहब कोई अपनी लॉजिक पेश करते हैं, कोई अपनी मंतक पेश करते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती हमें LNG देते हैं, ज़बरदस्ती हमको RLNG देते हैं, और आप सनतकारों से मुआहिदा करते हैं कि हम आपको RLNG देंगे, महंगे रेट पर देंगे। आप अग्री करें तो हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आपको लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आज सनतकारों के पास बैठा हूँ, आप मुझे बताएं क्या लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं? ये मीडिया दिखाए वज़ीर आज़म को। इमरान खान साहब, आप देखिए ये कि कराची से आपने वोट लिया था, आपके लोग आपको झूठ बोलते हैं। आप कराची तशरीफ लाएं, कराची के सनतकारों से बात करें। वज़ीर आज़म को गुमराह किया जा रहा है, क्या यह इल्जाम दुरुस्त है? और महंगी एलएनजी का मामला क्या है? यह सवाल कई दिनों से उठाया जा रहा है। खुसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज किया जा रहा है कि हुकूमत सस्ती एलएनजी खरीद सकती थी, लेकिन महंगी खरीदी गई और अब हकायक को मस्ख किया जा रहा है। चंद दिन कबल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आज़म के बाबन खुसूसी नदीम बाबर के दरमियान इस मामले पर कामरान खान के शो में एक मुबाहिसा हुआ। इसके चंद दिलचस्प क्लिप्स भी मुलाहिजा कीजिए। वही कार्गो जो आपसे 10 से कम मिल सकते थे, दुनिया ने मिन्नतें की यार हमसे ले ले, हमने नहीं लिए। 14% जाके अक्टूबर में लिए, 16.5% में 6 कार्गो हमने दिसंबर के लिए लिए। 17 अरब रुपए का नुकसान ये हुकूमत कर चुकी है। शाहिद साहब ने जितनी भी बातें की तमाम मफरूज़े हैं। हमारे
18 कार्गोज आए टोटल मुल्क में और उनकी कीमत क्या थी? $8। दिसंबर और जनवरी में हम 23.5 कार्गो ला चुके हैं, कमिट कर चुके हैं और हमारी कीमत कितनी है? 6.34। मुझे बड़ा अफसोस ये मफरूज है, नहीं मुझे ये बीच में आना पड़ता नहीं, 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 शायद साहब ऐसे नहीं, शायद साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, झूठ बोलना ऐसे नहीं। एक मिनट शाहिद भाई, खत्म हो जाने दे, खत्म हो जाने दे, जो ब्रांड पड़े आप खत्म हो जाने दे शाहिद साहब। जब पेट्रोलियम का वजीर ये कहे कि $8 का कार्गो था, जब ब्रांड $80 का था, आपने जाकर जो कार्गो खरीदे हैं 70% महंगे खरीदे हैं। अब मुवाजना कर रहे हैं 2017-18 के $80 ब्रांड का आज के $45 के ब्रांड से, और डॉलर में नंबर बात कर रहे हैं। आप क्यों मिसलीड कर रहे हैं? क्या हुकूमत के हकायक दुरुस्त हैं या ऑपोजिशन और सिंध हुकूमत के इल्जामात गैस बहरान सियासी है या फिर हकीकी? सिंध हुकूमत और वफाकी मुहाज़ाराई में फंसी अवाम का सवाल यह है कि इन सारी सूरत हाल का हल क्या है? क्या गैस बहरान आने वाले दिनों में हल हो सकता है या इसमें शिद्दत आ सकती है? इस पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नदीम बाबर और सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सिंध आप पर इल्जाम लगा रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को गलत हकाइक बता रहे हैं, जबकि आपके बकौल सिंध की जानिब से सियासत की जा रही है। सर, ये मामला क्या है? आप जून के अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो सर्दियां हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सूरत हाल क्या है ये सारी? देखिए, सिंध ने दो जो बातें कही हैं, एक ये कि जी उनको वो गैस नहीं दी जा रही जो उनको मिलनी चाहिए, और जो उन्होंने नंबर्स बताए हैं कि वो कितनी प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, वो नंबर गलत हैं। और ये हमने एक्चुअल डाटा, जून का एक्चुअल डाटा जो अगस्त में CCI हुई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें सारे सूबों के साथ शेयर भी किया था। सो जून में सिंध की प्रोडक्शन तकरीबन 2025 मिलियन क्यूबिक फीट थी और उसमें से 1562 मिलियन क्यूबिक फीट सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है, या पाइपलाइन सिस्टम में या डायरेक्टली फर्टिलाइजर और पावर प्लांट जो सिंध में लोकेटेड है। 463 मिलियन क्यूबिक फीट सुई नॉर्दर्न को एलोकेट हुई है सिंध से जो गैस जा रही है, और ये एलोकेशंस भी पिछले 15 साल की है, इस हुकूमत के आने से पहले की। उस 463 में से भी 202 की वापस सिंध में ही जा रही है गैस, फर्टिलाइजर और पावर के लिए। तो इसलिए नेट सिंध से जो गैस जा रही है बाहर, वो बहुत थोड़ी है। और इस लिहाज से जैसे मैंने कहा कि जो नंबर हैं वो सारे हमने चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ सेपरेटली भी शेयर किए, मैंने पर्सनली इम्तियाज साहब के साथ भी शेयर किए, दोनों मेरे मोहतरम हैं। अच्छा नदीम बाबर साहब, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत के साथ गैस पाइपलाइन का तनाज़ा भी चल रहा था, राइट ऑफ वे का, इसका मसला तो हल हो चुका है, लेकिन इस वक्त इन गैस पाइपलाइंस पर काम कहां तक पहुंचे, और क्या आप यकीन दहानी करा सकते हैं कि अब जितनी गैस सप्लाई हो सकेगी ज्यादा दी जाएगी और मतलूबा रिक्वायरमेंट पूरी होगी? आपको मालूम है कि जो हमारे दोनों टर्मिनल्स हैं उनमें गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी 1200 मिलियन क्यूबिक फीट है और आगे पाइपलाइन भी 1200 की है। सो अगर उन टर्मिनल्स को हम थोड़ा ज़्यादा 1300-1350 पे भी अगर चला सकें तो आगे गैस मूव नहीं हो सकती, क्योंकि पाइपलाइन 1200 की थी। इस चीज़ को तकरीबन हम 1 साल 1.5 साल सिंध के साथ परसू करते रहे। हमें अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जाके उनसे इजाज़त मिली कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। मेरे इल्म में नहीं है कि सिंध की काबीना ने अभी भी उसकी फॉर्मल इजाज़त दी है या नहीं, लेकिन उन्होंने हमें तहरीरी तौर पे अक्टूबर के तकरीबन तीसरे हफ्ते में कह दिया कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। हमने उस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई सुई सदरन से, और 2-3 दिन पहले ये मुकम्मल हुई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारे पास पाइपलाइन ही ना हो और इतनी तेज़ी से उसे दिन रात 24 घंटे काम करने के बाद उसे मुकम्मल करना हो, तो ये मुमकिन नहीं था कि उससे पहले हम 1200 से ज़्यादा प्लान कर सकते हैं। हमने कोशिश फिर भी की, तो ये चीज़ हम बारहा सिंध को भी बताते रहे, लेकिन चले अब मुकम्मल हो गई, जैसे भी हुआ मुकम्मल हो गई। अब हम इस पोजीशन में हैं कि कल अगर हम 1200 से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें और हमें उसके मुनासिब दाम मिल सकते हों तो ये सब के लिए इसकी आसानी होगी। और जो नए 2 टर्मिनल्स भी लगने जा रहे हैं उनकी भी एडिशनल गैस। नदीम बाबर साहब हमारे साथ रहिएगा, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे इन तमाम तर मामलात पर। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं ये जानते हैं इम्तियाज शेख साहब से। इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हमें वक्त आपने दिया।
सर अब ये मामला तो इल्ज़ाम तराशियों पर आ गया है। नदीम बाबर साहब कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट गलत आदाद शुमार बता रही है। यहाँ पर यह भी आप तकनीकी मामला बताइएगा कि नदीम बाबर साहब जून के फैक्ट्स एंड फिगर्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मुराद अली शाह साहब ने जिन आदाद शुमार का जिक्र किया था, पहले तो ये बताइएगा क्या वो भी जून के थे, और दूसरा सर फिर ये मामला क्या है, किस तरफ से इल्ज़ाम तराशी हो रही है, हकायक क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें मौका दिया। नदीम बाबर साहब हमारे मोहतरम हैं, हम उनसे मतलब मुलाकात भी होती रहती है, मीटिंग्स में भी हम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन बड़े अदब के साथ मैं कहूँगा कि ये जो फिगर्स बता रहे हैं बिल्कुल ही गलत हैं। ये फिगर्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक बताते हैं, एनर्जी बुक में दूसरी फिगर्स हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का बुक है जिसमें तमाम एनर्जी की फ़िगर्स हैं। और इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ जो उनका स्काडा सिस्टम है जहाँ से मतलब ये फ़िगर्स आती हैं गैस की, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी गैस के मामलात में बिल्कुल नहीं है, ना बिजली के मामलात में है ना गैस के मामलात में है। तो मतलब हम बार बार उनको वो भी कह चुके हैं कि भाई हमें नुमाइंदगी दें उन इदारों में जहाँ से ये गैस का सिलसिला होता है और जहाँ से बिजली का सिलसिला पैदा होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को उस पर एतराज़ात हैं और वो हमें वहाँ मतलब हमारी नुमाइंदगी, छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। 68% गैस सिंध की पाकिस्तान में सूबा सिंध पैदा करता है, लेकिन मतलब वहाँ उनको नुमाइंदगी नहीं है, बैठने तक की इजाज़त नहीं है। और ओगरा और मतलब इस तरह के इदारे ख़ुद फैसले करते हैं, और जो हमारी पेट्रोलियम डिवीज़न है वो फैसले करती हैं। और फिर जब शॉर्टेजेस हो जाती हैं, जब उनकी मतलब नाअहली से या जब उनकी मतलब विजन ना होने की वजह से जो उनके फ़ैसले होते हैं, जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त शॉर्टेजेस में बिजली की और अपना बिजली और गैस की शॉर्टेज में इस वक्त मुब्तला है। हर घर जो है इससे मुतासिर है, कहीं बिजली गैस नहीं है तो कहीं मतलब प्रेशर नहीं है, तो मतलब उसका ज़िम्मा भी हम पे लगाना, जिसमें हमें हमारी उन पॉलिसियों में, हमारे उन फैसलों में जब हमारी राय भी शामिल ना हो, हम बैठे भी ना हो हम वहाँ, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। लेकिन इम्तियाज साहब, नदीम बाबर साहब तो ये कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिन्होंने दूसरी बात भी अपने जवाब में की है, वो तो इस पर भी सिंध को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी राइट ऑफ वे की, और जब इजाज़त दी तो ज़रा देर से इजाज़त दी। तो आप अगर कह रहे हैं कि नुमाइंदगी नहीं है, तो फिर इजाज़त लेने के लिए तो उन्होंने राब्ता किया। अपना जवाब पूरा करने दे, मुझे पहले अपनी पूरी बात का जवाब देने दें। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, सिंध की तकरीबन जो पैदावार है तकरीबन 2600 से 2700 MMCFD है, और सिंध को तकरीबन 900 MMC 950 MMCFD दिया जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1600 MMCFD। तो मतलब और आर्टिकल 158 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी पहला हक उस सूबे का है, और बचती है तो फिर बाकी आप ले लें। हम भी यही कहते हैं, हमें मतलब, और हम पे वज़ीर आला ने जो ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इसी बात की निशानदेही की थी कि देखिए जी, मतलब गैस हमारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक से ज़्यादा है, हमें अपनी ज़रूरत पूरी करने दें, फिर आप पाकिस्तान के जहाँ भी ले जाना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। इम्तियाज़ साहब, एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा कि आप जो ये कह रहे हैं कि 2600 से 2700 MMCFD गैस की आप लोगों की प्रोडक्शन है, जबकि नदीम बाबर साहब ये कह रहे हैं कि 2025 मिलियन क्यूबिक फीट ये प्रोडक्शन है। ये फ़र्क क्या टाइम पीरियड डिफरेंट वो बता रहे हैं, आप डिफरेंट टाइम पीरियड का बता रहे हैं, या वो ऑल टुगेदर गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कोट कर रहे हैं? देखें जी, हम अपने हिसाब से वही फिगर्स बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो मतलब फैक्ट्स एंड फिगर फेडरल गवर्नमेंट से ही मिलते हैं, सुई सदरन से मिलते हैं। इनका सिस्टम है एक स्काडा, जिसके तहत ये मतलब ऑनलाइन ये मतलब सिस्टम है जो कि जिससे हमें फिगर्स मिलती हैं। और कुछ फिगर्स फेडरल गवर्नमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ बताई जाती हैं, कुछ CCI में बताई जाती हैं, तो इनकी अपनी फिगर्स में तजाद है। तो मतलब हम तो जो लेंगे जो कि रिकॉर्डेड फिगर है एनर्जी बुक में 2020 के एनर्जी बुक में जो फिगर है, हम उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से हमने फिगर्स लिए हैं ये फिगर्स, और मतलब इसमें जो सिंध का शेयर है 950 से 1000 MMCFD दी जाती है, उसमें कराची इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी शामिल है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक जो कमर्शियल हमारे जो तनसीबात हैं गैस इस्तेमाल करती हैं वो भी सब शामिल हैं। तो मतलब हम तो ये कहते हैं कि जी मतलब हमें आप इस तरह क्यों करते हैं। और दूसरी बात जिस पे कल परसों शिबली साहब ने और नदीम बाबर साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आला के ख़त लिखने पर, तो वज़ीर आला और कहा कि सियासी इशू बना रहे हैं। तो जनाब, सियासी इशू मतलब हमने बनाया तो क्या मतलब गैस की शॉर्टेज नहीं है? क्या वज़ीर आला ने गलत कहा?
वज़ीर आला ने ख़त में कोई गलत बात कही, उन्होंने वज़ीर आज़म को असल सूरत हाल की आगाही दी है जो कि हमारे वफाकी वज़रा या वफाकी जो मुशीर साहिबान हैं वज़ीर आज़म को नहीं दे रहे, वो वज़ीर आला ने बताई। ठीक है। और ये जो 158 आर्टिकल के बाद ये भी उन्होंने कही कि जी सूबायत की बात की जा रही है। तो मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि ये जो 158 आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो चैप्टर 3 है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन पाकिस्तान का, वज़ीर आला ने पाकिस्तानियत की बात की है और वो उन्होंने आइन की बात की है जो कि पाकिस्तान का आइन है। उसमें चैप्टर 3 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस का अपना चैप्टर है जिसमें 158 भी आता है, जिसमें NEC की तश्कील भी आती है, जिसमें CCI भी आती है, जिसमें मुख्तलिफ और भी इशूज़ हैं जो कि स्पेशल तौर पे जो कि उसके बनाए गए हैं। तो उन्होंने तो वो पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के आइन की बात की है। तो ये मतलब इल्ज़ाम लगाना कि सूबायत की बात की है और मुल्क की बात करें, तो जनाब हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और उस मुल्क के आइन की बात की है वज़ीर आला ने। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बात करने से लोगों की तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आपने भी ये जिक्र किया है कि डेफिनेटली पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध सूबा है पाकिस्तान का और ये मुल्क ही की बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्ज़ाम तराशी की इस गेम में मुस्तकबिल में क्या मामलात अवाम के मसाइल के हल के सामने आएंगे, ये सवाल लेकर चलेंगे नदीम बाबर साहब आपकी जानिब कि अभी दिसंबर तो ख़त्म हो रहा है और एक शदीद बहरान भी है और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप डिमांड के हिसाब से सप्लाई का इंतजाम नहीं कर सके, मिसमैनेज भी हुआ है ये मामला। अब आगे जनवरी का महीना आ रहा है, अब ये बहरान मजीद शिद्दत भी इख्तियार करेगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस ले लिया, आज भी एक मीटिंग हुई, तो सर हल क्या निकला है? क्या फैसले होने से उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी में इस बहरान में कमी आ सकेगी? नदीम बाबर साहब देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि 2017 का दिसंबर और 2018 का जनवरी जो पिछली हुकूमत के आखिरी विंटर था, उसमें 9 कार्गोज लाए गए थे LNG के दिसंबर और जनवरी में। हम इस वक्त दिसंबर का महीना पूरा गुजर चुका है, हमने किसी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट सेक्टर को, डोमेस्टिक को, कमर्शियल को, किसी को कर्टेल नहीं किया। लो प्रेशर के इश्यूज मौजूद हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं और ये सिस्टम के डिज़ाइन की वजह से है। हमने सिर्फ CNG और कैप्टिव यूनिट्स को 19 तारीख के बाद कर्टेल करना शुरू किया है। सो दिसंबर का महीना तो गुजर गया और ये रिकॉर्ड पे जितने पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस हिसाब से ये बेहतर गुजरा है दिसंबर का महीना। जनवरी के महीने भी हमारे 12 कार्गोज शेड्यूल्ड हैं, जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है और ये 30% ज़्यादा है 2017-18 के विंटर से और ये तकरीबन 10% ज़्यादा है पिछले विंटर से। पिछले विंटर में हमने 11 कार्गो अरेंज किए थे, इस वक्त हम 12 कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा LNG भी ला रहे हैं, सिस्टम को मैक्सिमम लिमिट्स पे रन कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि जो डिमांड है वो जनवरी के पहले 2 हफ्ते और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में डिमांड डबल ट्रिपल हो जाती है डोमेस्टिक की। तो इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है और हम इस चीज़ को समझते हैं और जिस हद तक मुमकिन है कोशिश करके उसको रिड्यूस करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब, आप हमें इस सारी सूरत हाल पर अपनी हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। इम्तियाज़ शेख साहब, नदीम बाबर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, बड़े पुरुमीद हैं वो कि जनवरी में तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर होगी। मुतमईन हैं क्या आप उनके जवाब से? तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक एड्रेस हुए हैं? देखें जी, मुझे मुतमईन क्या करना है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन करना है जो कि बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। चाहे वो 11 कार्गो मंगाएं या 15 कार्गो मंगाएं, इस वक्त मुल्क में बहरान है, शदीद बहरान है गैस का। इस वक्त लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और मतलब उनके घरों में प्रेशर का तो खुद ही मान रहे हैं कि डिज़ाइन में कोई ख़राबी है, सिस्टम में कोई ख़राबी है, उसको भी दूर वो नहीं कर सकते। और ये भी वो कह रहे हैं कि जी मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था और गैस जो है मतलब हमने कम मंगाई या मतलब ज़्यादा डिमांड है। तो ये डिमांड ज़्यादा तो मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही काम है कि वो डिमांड को भी अपना देख ले कि कितनी डिमांड होगी, पिछले साल कितनी थी, इस साल सर्दी कितनी पड़ेगी, कितनी डिमांड होगी। वो भी ये नहीं कर सकते, गैस भी ये नहीं मंगा सकते और मंगाते भी हैं तो कम मंगाते हैं। तो मतलब फिर बाकी आखिर करेंगे क्या? तो ये टोटल नाअहली है जो कि मतलब लोग उसको भुगत रहे हैं, लोग उसको मतलब बेचारे सख्त परेशान हैं। और दूसरी बात उन्होंने राइट ऑफ द वे की जी जी। तो यार मैं आपको ये बता दूं कि चार दफ़ा वो कह चुके हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। बदीन की 2 पाइपलाइनें थी, वो जब लगाने के लिए हमारे पास आया कि स्पेशल परमिशन चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इशू था कोई, वज़ीर आला सिंध ने बैठ के फ़ौरन फैसला किया और डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इनको काम करने दिया जाए। उस वक्त कहा गया कि जी ये लाइन पड़ गई तो कराची में बहुत रिलीफ मिल जाएगा।
वो काम भी हो गया, रिलीफ नहीं मिला। फिर कहा कि जी 125 किलोमीटर की लाइन है, वो अगर लाइन पड़ जाए तो बहुत बिल्कुल रिलीफ मिलेगा और ईज़ आउट हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। उसके लिए वज़ीर आला ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला के इनको परमिशन दी, चालान भी दे दिए, काम भी हो गया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अब कहते हैं कि 7 किलोमीटर की 17 किलोमीटर एक है अपना पार्कलैंड सीमेंट और अपना डिस्ट्रिक्ट मदीर में, उसकी दे दें। यकीन रखें उसका भी हमने बैठ के डिप्टी कमिश्नरों को कह के इनको परमिशन दिलवाई। कल जाके उन्होंने मतलब वो लाइन डाली है परसों। तो अभी हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि इन तमाम मतलब राइट ऑफ वे के केसेस को हल करने के बाद तो मसला हल हो। लेकिन आप देखिएगा ये लाइन भी शुरू हो जाएगी, फिर भी मसला हल नहीं होगा। असल मसला जो है राइट ऑफ वे का या लाइंस का नहीं है, असल मसला है अहलियत का, असल मसला है समझ का, असल मसला है या तो कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से मतलब महंगी LNG ख़रीद के हम लोगों को या बाकी लोगों को दी जा रही है, तो मतलब उसके लिए भी तो सवालात उठ रहे हैं लोगों को, उनके भी जवाबात देने हैं इन्होंने। उसके जवाबात भी मतलब इस वक्त पूरी मीडिया उससे भरा हुआ है, तो उसका भी तो जवाब दे दें वो कि इतनी महंगी LNG ख़रीद के दे रहे हैं और फिर भी शॉर्टेज है। लोग बेचारे CNG के स्टेशंस बंद हैं पूरे के पूरे, कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। वैसे ही बेरोज़गारी और महंगाई है, लेकिन मतलब कोई भी चीज़ नहीं हो रही। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, वो भी सिंध पे, जिसका कोई लेना देना नहीं है इनके फ़ैसलों से। ये ख़ुद फैसले करते हैं और हमें नुमाइंदगी भी नहीं है, ना ओगरा में है, ना NTDC में है, ना CPPA में है। वो तमाम इदारे जहाँ मतलब ये फ़ैसले होते हैं, वहाँ छोटे सूबों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। 68% हम गैस पैदा करता है सूबा, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। बाबू बैठ के ओगरा में 4 या 6 बाबू बैठे हैं इस्लामाबाद तो में, वो बैठ के इम्तियाज शेख साहब जिन संगीन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका तो डायरेक्टली ताल्लुक अवाम के साथ है, पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इसमें स्टेक पर है, उन्हें सहूलियात मिल नहीं रही, महरूम है वो बुनियादी सहूलियात से। तो इस मामले को लेकर आप फिर अदालती कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते आप फिर? सर देखिए जी, हम जो है मतलब जो आइन में और कानून में जो दिए गए हैं, जो प्रोविजंस दिए हैं, CCI का एक दरवाज़ा है, उस पर ये मसले मौजूद हैं, उस पर ये बातचीत होती है, हर दफ़ा डिफ़र किया जाता है और कुछ ना कुछ बता के, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी फिगर्स बता के वो चीज़ें मतलब वहाँ से मतलब डिफ़र करके फिर कहते हैं कि हम आएंगे सूबों में आके बात करेंगे। लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा। असल में मसला है नीयत का, कि ये नीयत रखते हैं कि नहीं रखते। हमें तो नहीं लगता कि नीयत रखते हैं। तो सर अगर CCI में भी आप गए हैं, आपने तो सही रास्ता इख्तियार किया आईनी, तो अगर CCI में भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर तो अदालती रास्ता बचता है सर, वो फिर इख्तियार नहीं करेगी सिंध हुकूमत? देखिए, हम ज़रूर करेंगे, हम अपने मशावरत करेंगे, कर रहे हैं, बल्कि हम मशावरत में हैं। हम अपनी काबीना से भी इजलास में इस मसले को उठाया भी है, दोबारा भी उठाएंगे और वज़ीर आला डेफिनेटली अपने जो कानूनी टीम है उसके साथ मशावरत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भरपूर तरीके से सिंध का केस रखा है फेडरल गवर्नमेंट के सामने। और सामने वज़ीर आज़म कभी कभार मान भी जाते हैं, लेकिन फिर वही का वही कि मतलब कहीं भी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास गैस फालतू है तो आप ज़रूर दें, पाकिस्तानी हम पाकिस्तान के इलाकों को गैस से क्यों महरूम रखेंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत तो पूरी करें आप। लेकिन वो ज़रूरत भी पूरी नहीं होती और मतलब सिंध के वसाइल पर तो नज़र है मरकज़ी हुकूमत की, सिंध के मसाइल पर नहीं है। कभी वो सिंध के आइलैंड की ज़मीन लेने की बात करते हैं। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक और गिला ये किया है कि वफाक हमें महंगी गैस दे रहा है, लेकिन इस चीज़ का जिक्र वज़ीर आला सिंध के ख़त में नहीं था जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को लिखा। तो क्या उस ख़त के बाद किसी डेवलपमेंट में ये मामला हुआ जिसमें पता चला कि रेट ज़्यादा है? देखें जी, LNG की कीमत ज़्यादा है, हम ये बार बार कह चुके हैं। मैंने भी ख़त लिखे हैं वफाकी वज़ीर को, वज़ीर आला साहब ने भी लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को कई दफ़ा ख़त लिखे जा चुके हैं। CCI में उठाई है बात हमने, और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, वहाँ भी उठाई है हमने बात कि हम महंगी गैस RLNG क्यों ख़रीदें, जबकि हमारी अपनी गैस हमारी है और आइन में ये गुंजाइश है, आइन में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मौजूद है कि हमें अपना हक़ मिलना चाहिए। हमें तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती जी। तो मतलब फिर जो फिगर ये बता दें बस वो ठीक है, हमें तो नहीं पता चलता कि मतलब हमारी तो न वहाँ कोई चेकिंग है, ना हम वहाँ देख सकते हैं, ना हम जा सकते हैं वहाँ। ठीक है, आपके मुताबिक इम्तियाज शेख साहब, वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता और जो सूबा सिंध है उसका हक मारा जाता है, और वज़ीर आला से मुशावरत के बाद, कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आप सोचेंगे कि अदालती रास्ता इख्तियार करना है। यानी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क का सियासी पारा अपनी इंतहाओं को छूने लगा है। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुहाज़राई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नया दिन नई सियासी चाल, सियासी हरबे या हिकमत अमली के साथ तुलू हो रहा है। इस सियासी रस्साकशी में हुकूमती हिकमत अमली तो यकीनन यकसू दिख रही है, ताहम ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाम पीडीएम तजादात, बयानिए और फैसलों में इख्तलाफात की मंजरकशी कर रहा है। पीडीएम के इब्तदाई मंसूबों में सबसे पहला वजीर आज़म का इस्तीफा था, फिर ऑपोजिशन जमातों के अपने इस्तीफे थे, फिर लॉन्ग मार्च था। तहम गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी की सामने आने वाली हिकमत अमली ने इस मंसूबे की अपनी ही कलई खोल के रख दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ की सूरत में मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस्तीफों के मामले से पीछे हटने के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाहमती बयानिए को आगे बढ़ाने वाली मरियम नवाज ने धड़ाधड़ इस्तीफे मौसूल होने का दावा भी किया था और कौमी असम्बली में 2 अरकान को अपने इस्तीफे मंजूर करवाने का मशवरा भी दिया था। ताहम आज जब इन 2 अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तलब किया तो वो अपने इस्तीफों से मुतालिक गवाही देने के लिए पेश हुए, लेकिन उन्होंने वहां पर इनकार कर दिया कि ये इस्तीफे उन्होंने दिए, बल्कि उन्होंने ये दावा किया कि ये इस्तीफे जाली हैं। आज तो वो सेक्रेटरीट में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जाली है। तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दूंगा। और अब स्पीकर कौमी असम्बली इन 2 इस्तीफों के मुस्तकबिल से मुतालिक कानूनी तकाज़ों को देखते हुए कल फैसला करेंगे और कल के बाद अगले रोज आने वाले दिन को यह फैसला भी हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी के इस फैसले पर पीडीएम की बाकी जमातें क्या मौक़िफ़ देती हैं और पीडीएम की अगली हिकमत अमली क्या होती है। फिलहाल ऑपोजिशन के दावों, वादों और हिकमत अमली में तजाद खुलकर दिखने लगा है, जिस पर हुकूमत भी शादियाने बजा रही है कि कल तो उनका जो पूरा पीडीएम का बयानिया था वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना। ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश पाश कर दिया। इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। अगर आप इस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, जाहिर हो गया। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं। पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किया। ये चूंकि झूठ बोलते हैं इसलिए इमरान खान से एनआरओ मांगने के लिए कभी डाल बनाते हैं इस्तीफे को, कभी डाल बनाते हैं पीडीएम को। जहां एक तरफ ऑपोजिशन अपने फैसलों और हिकमत अमली से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, वहीं ऑपोजिशन और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के एहतसाबी बयानिए और इदारों की कार्रवाई के नए सिलसिले का सामना भी है। गुज़श्ता रोज होने वाली ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को मुस्लिम लीग नून हस्बे मामूल इंतकामी सियासत और पार्टी तोड़ने की कोशिश करार दे रही है। मजीद गिरफ्तारियों के खदशात का इजहार भी कर रही है और इन गिरफ्तारियों से न डरने का ऐलान भी कर रही है। अवाम को ये पता चले, मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक के आजम की टांगे कांप रही हैं। पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स जो है वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमजोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक दूध का दूध पानी का पानी करने, एहतसाब के बयानिए से पीछे ना हटने और केसेस की स्पीड बढ़ाने के साथ साथ अब हुकूमत को एक और नया हरबा आजमाने का मौका भी मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पासपोर्ट जल्द एक्सपायर होने को है और हुकूमत के बकौल इस पासपोर्ट को 16 फरवरी को मनसूख कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ का लंदन में कयाम उनकी जमात के लिए एक नया कानूनी इम्तिहान बन सकता है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया है वो दूसरे बड़े गेट में जाए। वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। कुछ अरसे बाद मेरा ये ख्याल है
मैं जो एहतसाब के केसेस की स्पीड है, आपसे इत्तफाक करता हूँ, सारी कौम का एक ही कहना है कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। एक तरफ हुकूमत ऑपोजिशन को दबाने के लिए सियासी चालों और कानूनी ऑप्शंस का सहारा ले रही है, वहां ऑपोजिशन भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में हुकूमत के दो इत्तेहादियों MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ बयानात देकर हुकूमती कैंप भी कमजोर होने के इशारे दिए हैं और इन्हीं इशारों पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को चोट मारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहली पेशरफ आज पीपल्स पार्टी के वफ्द की हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान से मुलाकात और मर्दमशुमारी पर विफाकी काबीना के फैसले पर MQM की नाराजगी पर उनका साथ देने की यकीन दहानी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मुहाज़राई से एक चीज तो वाज़ेह है कि आइंदा आने वाला सियासी मंजरनामा इंतहाई सनसनीखेज भी होगा। मौजूदा माहौल के मुताबिक तो मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ते नजर नहीं दिखाई देती, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद सैयद साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो PDM की मजमूई सियासत चल रही है मुल्क में, हुकूमत ऑपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, तल्ख जुबान इस्तेमाल की जा रही है, अब बतौर एक तज्जियाकार सर आप क्या देख रहे हैं कि इस सारी हुकूमत और ऑपोजिशन की लड़ाई में इदारों के किरदार पर जो बात की जाती है, क्या ऑपोजिशन की जानिब से या फिर हुकूमती दिफाई बयानात इदारों के किरदार को ज्यादा मशकूक कौन सी सियासत बना रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कसूर अदालत इनका भी है, हुकूमत का भी है और दूसरों का भी। आप हुकूमत का देखिए कि एक्सेसिवली ये इमरान खान बार बार कहते रहे कि हुकूमत और आर्मी एक पेज पे है। भाई एक पेज पे होते हैं, हमेशा होते हैं। सिर्फ अब अगर आप देखिए कोई इख्तलाफात की कोई बात हो तो आर्मी इख्तलाफ अपना कन्वे कर देती है, बता देती है, लेकिन उसके बाद उससे आगे कुछ नहीं होता। वो हुकूमत का फैसला हुकूमत का होता है, हर दफा यही होता है हर हुकूमत में। लेकिन ये कि जब आप इसकी रट लगाएं तो वो फिर यूं लगता है कि जैसे आपको आइन से हटके कोई सपोर्ट दी जा रही है। आइन के अंदर रहते हुए तो हुकूमत का हक है, उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये खुद इस तरह के बार बार जब रटते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी, जिसकी वजह से ऑपोजिशन एक बिल्कुल कॉर्नर होकर रह गई। एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना आपके अपनी मुल्क की जरूरत है, लेजिस्लेशन की जरूरत है, आपको पार्लियामेंट चलाने की जरूरत है। भी अच्छे हैं बुरे हैं, वो उनके ऊपर इल्जामात हैं, जो कुछ भी है, लेकिन वो इलेक्ट होके चुके आ चुके हैं और उनमें से लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे तावन लेना चाहिए। लेकिन वो जब आप वजीर आजम हाथ भी नहीं मिलाते तो लाजमी बात है कि वो हद तक महसूस करते हैं और वो पीछे हटते गए। अब दूसरी तरफ आप अगर ऑपोजिशन का देख लें तो उनके इल्जामात बिल्कुल गलत हैं। अगर कोई इलेक्शन के बारे में उनको कोई एतराज है या कोई ख्याल ऐसी बात है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए या कुछ भी, तो उसका कानूनी रास्ता उनको इख्तियार करना चाहिए और कानूनी रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। उसमें आपके पास अगर शवाहिद है तो आप ले जाएं, लेकिन चूंकि आप शवाहिद नहीं देने और आप ये कहते हैं कि चूंकि हमने कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं मंजूर, तो वो बिल्कुल आप हमारी बात माने तो वो भी गलत, क्योंकि ये तरीकाकार तो हमेशा से चला ही आ रहा है। पाकिस्तान में हारे हुए ने कभी इलेक्शन को ठीक माना ही नहीं। कोई ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हुआ। और ये तारीख ये मामला फिर आगे भी चल सकता है। जनरल साहब, आप जो वर्किंग रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एक सेकंड जरा मैं ये बात मुकम्मल, एक सेकंड में बात कर दीजिए। और ये देखिए कि PTI अगर इस तरह निकले तो उसके बाद अगर इलेक्शन हुआ और PTI उसमें नहीं जीतती तो PTI नहीं उस इलेक्शन को मानेगी, फिर आप कहां जाएंगे? फिर वो भी तहरीक शुरू कर दें। तो ये तरीका उनका गलत है। दूसरी बात यह है कि असल दुख उनका वही है कि मौलाना का कि वो पार्लियामेंट से बाहर रह गए। बाकियों के मसले हैं करप्शन के, और करप्शन उन्होंने की है, इसमें कोई शक शुबा है। जनरल साहब, आपने जो वर्किंग रिलेशन की बात की थी, फिर आपने ये भी जिक्र किया कि हारने वाली जमात इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करती, जो कि ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल भी है, नेचुरल भी है। अब आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के ऊपर कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आयद होती है इस वर्किंग रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए? और ऐसी सूरत हाल में जब गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि जी सारी ऑपोजिशन करप्ट है, चोर है, मुल्क को लूटा है, फिर उन पर गद्दारी के और वेस्टेड इंटरेस्ट के लेबल भी लगा दें, फिर ये भी कहा जाए कि पार्लियामेंट में आकर बात करें, तो इन दोनों एक्सट्रीम बयानात से गवर्नमेंट क्या फजा कायम करती है पार्लियामान को चलाने की? नहीं, देखिए ये गड़बड़ हो गई पहले आपको याद होगा कि ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में सारी मौजूद होती थी
और वो ये कहते थे कि जनाब जिसको आपने अरेस्ट किया हुआ है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें, उसके अलावा कोई और बहुत ज्यादा नहीं होता था। वो बाकी तो इनको तनकीद वो करते थे, अच्छी या बुरी जो भी, लेकिन वो वक्त था जबकि हमारी हुकूमत ने उनसे कोई वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं की। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाक मईशत कर लेते हैं ताकि मईशत की बेहतरी के लिए मिलके काम किया जाए। अब ये तजवीज आई अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हुकूमत ने उसको कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमाकतें की। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें जो बड़ा रिजिड स्टांस है वो अपोजिशन का है, क्योंकि अपोजिशन अपने मामलात में आगे निकल गई। वो एक वक्त था जबकि पीएमएलएन को ये अंदाजा था कि शायद उनको एनआरओ मिल जाए। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गालिबन कायल नहीं कर सके इमरान खान को एनआरओ के लिए, जबकि मोहम्मद जुबैर साहब पीछे लगे हुए थे। इन हालात में जैसे ही उनका वहां से उनकी उम्मीद टूटी और मरियम बाहर जाना चाह रही थी, वो ना हुआ तो वो फट पड़े। फिर उन्होंने अदारों को जलील करना शुरू कर दिया। तो रवैया इनका भी उतना ही खराब, घटिया और मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल एतराज रवैया है अपोजिशन का भी, क्योंकि इन्होंने उस वक्त तक अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की थी जब तक कि इनको तवक्को थी कि एनआरओ शायद ले दें ये। और आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का किस्सा आया तो इन्होंने जोक तर जोक सारों ने लाइनों में लग के वोट उनके हक में दिए। अगर जनरल बाजवा इतना बुरा था तो फिर बड़ा आसान था कि उसको एक्सटेंशन न लेके देते। ये एक्सटेंशन को रोकना जो है वो इनके बस में था। ये एक्सटेंशन को अगर रोकना चाहते तो वो वोट ना देते। वो तो कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू था, मुल्की सलामती का मामला था, तो वसीतर कौमी मफाद में उन्होंने ये काम किया। ये झूठ कहते हैं, ये झूठ कहते हैं। देखिए बात ये है, मुल्की सलामती और सारे कौमी अब खराब नहीं हो रही जब ये इतना फजूलियात बोल रहे हैं। अब तो ये भारत की जबान बोल रहे हैं। ये तो सारा कुछ जो वहां से भारत कहता रहा वो चीजें चल रही हैं। वो तो बड़े मजे ले रहे हैं भारतीय के, यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान को उनकी तजलील की जा रही है। अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान बहुत एक खलीज पैदा की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। तो आप उनकी भारत की इस तरह खिदमत कर रहे हैं जैसे आपको पैसे मिले हुए हैं। जनरल साहब फिर वजह क्या है? आप एक वसीतर तजुर्बा रखते हैं तमाम तर फील्ड्स में, इन सारी सूरत हाल में क्या वजह पेश आती है? सियासतदान ये एक्सट्रीम नैरेटिव लेते हैं जो कि फिर डेफिनेटली भारत उसको एक्सप्लॉइट भी करता है, यूज भी करता रहता है। अब जब खान साहब माजी में अपने सियासी सफर में जब सियासी रास्ता अपना बना रहे थे तब खान साहब भी ये बयानात सर देते रहे थे। तो वजह क्या है, क्यों जरूरत पेश आती है? देखिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना। बात ये है, अगर किसी को अपने वतन से मोहब्बत हो, अगर किसी को अपने जाती मुफादात से ज्यादा वतन के मुफादात की फिक्र हो, तो वो कभी वो कुर्बानी देता है, वो मुफादात हासिल नहीं करता। ठीक है, यहाँ लूटा मुल्क को दबा के, और जिन लोगों ने लूटा है वो लाजमन उनकी अखलाकी कमजोरी थी तो उन्होंने ये काम किया। अगर वतन का ख्याल होता फिर ये क्यों करते? देखना बड़ी सीधी सी बात है कि आपकी जायदादें बार मल्टीप्लाई करती गई, बेशुमार बन गई, मुल्क तो बर्बाद होता गया, गरीब होता गया। अब जायदादों क्या आपके पास हिसाब भी कोई नहीं देने को, तो नतीजा ये है कि आपने खाया तो है। अब मियां साहब का, मियां नवाज शरीफ का खानदान सारा बाहर भाग के बैठा हुआ है, इसहाक डार समेत। इसहाक डार जो है वो यहाँ से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने जहाज में उनको रात रात वहां से भगाया। तो जब आपने ये सारे काम किए हुए हैं तो इसका मतलब ये कि आपको मुल्क तो अजीज नहीं था। अब खामोश थे आप सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे शायद दाल गल जाए, क्योंकि ये अपना काम काज जारी रखना चाहते हैं, अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं लूटमार के बावजूद। तो वो तरीकाकार था कि आप इसी तरह एनआरओ हो जाए तो फिर आप दोबारा आके सियासत करें, लेकिन वो जब नहीं हुआ तो आपने मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया। ये सारी चीजें जनरल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हाल में अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अवामी लापरवाही और सियासी क़यादत की गैर संजीदा फैसला साजी के बायस पहले ही पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी थी। वहां बरतानिया में कोहराम मचाने वाली कोरोना की दूसरी किस्म के अब पाकिस्तान पहुंचने की भी तस्दीक हो चुकी है। बात करेंगे मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद से। सर, आप खुद भी कोरोना का सामना कर चुके हैं, बल्कि अब रूबत सेहत हैं और हम दुआ करते हैं कि आप मुकम्मल सेहत याब भी हों। यहाँ पर सर हम बहैसियत कौम अभी कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे थे। अब ये नई स्ट्रेन भी पाकिस्तान में आ चुकी है जो बरतानिया में सबसे पहले आई थी।
क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मजमूई तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये नई स्ट्रेन नहीं है, ये उसी की जो दूसरी वेव है उसकी म्यूटेशन कुछ डिफरेंट तरीके से हो गई है। उसकी वेरिएंट कह सकते हैं, उसकी एक अकसाम जरूर कहा जा सकता है कि ये जो कोविड-19 है उसमें वेरिएशन हो रही है आफ्टर म्यूटेशन। तो ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जब ये वायरस ट्रांसफर होता रहता है तो ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। लेकिन ये जो म्यूटेट होके वायरस अभी आया है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें एक खासियत है कि ये बहुत तेज़ी से लोगों में फैलाता है। अगर सपोज एक कमरे के अंदर 20-25 लोग हैं और एक आदमी इन्फेक्टेड है इस नए वायरस, ये नए किस्म का जो वायरस नए तो उसकी यह वेरिएंट है, ये तकरीबन तमाम लोगों को लगा देगा एक आदमी। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है। दूसरी बात ये है कि ये नौजवानों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी लगा रहा है। तो ये एक तरीके से एक बड़ा ख़तरनाक है। इसीलिए जब ये साउथ अफ्रीका से बेसिकली शुरू हुआ और जब यूके गया तो लोग बहुत परेशान हुए और वो वहाँ से लंदन छोड़ने में मजबूर हो गए वहाँ से। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है, एक ही इलाज है और वो है एसओपीज को फॉलो करना। एसओपीज को फॉलो करके हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करें। स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन करें जैसे कि न्यूजीलैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, चाइना ने किया और अपने लोगों को महफूज किया बहुत अच्छे तरीके से। ये स्मार्ट लॉकडाउन या दूसरे तरीके से हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और इस कोरोना की नए वेरिएंट के हवाले से अपनी माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से निपटने और बचने का वाहिद तरीका एहतियात है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। अल्लाह हाफिज।